हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिश्चियन नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ये फिफ्थ क्लास है एएनएम एमसीक्यू 20 सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जिसमें कराते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट एड से पूरा रिलेटेड होगा आज का टॉपिक, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपको लग रहा है यार ये बेसिक सा चीज़ है, लेकिन कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड कितना डिप्थ होता है, कितना रेशियोस हम लोग देते हैं, कितने साइकिल होता है। सीपीआर एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए, कार्डियोपल्मोनरी रिस्पायरेशन, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टिकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टिकेशन नहीं, सेरिब्रल पुल्मोनरी रेसिस्टिकेशन है कार्डियो प्रेशर। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे सीपीआर का एक इमेज देखते हैं। ये देखिए, हालांकि ये जो इमेज में दिया गया ये सही पोजीशन नहीं है। करते तो हम लोग इस तरह, लेकिन दोनों हाथ अपना जो जीपी स्टर्नम है ना, यहाँ पे स्टर्नम इस पोजीशन में रखते हैं और स्ट्रेट करते हैं एकदम हाथ। ये लूज नहीं है, इसमें लूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे देते हैं सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन। जो सीपीआर होता है उसमें हम लोग चेस्ट, सबसे पहले दोनों हाथ को तो बाइंड कर देना है एकदम टाइट होकर के, अच्छे से दोनों हाथ के ऊपर रख करके, हथेली के ऊपर। उसको जो हमारा स्टर्नम का एरिया है वहाँ पे रख करके हम लोग इसका 30:2 मतलब 30 बार जो हम इसका चेस्ट कंप्रेशन देना है, चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, और चेस्ट कंप्रेशन हमको देना है कितना, 30 बार, 30 बार। और हमारा माउथ टू माउथ जो ब्रीदिंग देना है 2 टाइम। ठीक है, माउथ टू माउथ, इस माउथ से माउथ इसको ब्रीदिंग देना 2 टाइम। तो इस रेशियो को कितना टाइम तक करते रहना है, करीबन 5 साइकिल तक, 100 से 120 बार हमको कंप्रेशन देना है। तो आपको, आप भी दे सकते हैं, आपके बगल में जो भी है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्रेशन तो दे रहे हैं, लेकिन इसको कितना चेस्ट हम लोग सेंटीमीटर अंदर तक एकदम पुश करेंगे। तो ये होगा 5 से 6 सेंटीमीटर, कहीं कहीं होता है 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आपको देख करके उसका आंसर देना है। हम लोग जो सीपीआर से अभी जो बताएं, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न आगे मिलेगा और उसको आपको पढ़ने को मिलेगा, आप वहाँ पे जवाब देंगे। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ही आपको दिख गया। तो जो दूसरा नंबर प्रश्न है उसमें क्या गया, एक एडल्ट में सीपीआर करते समय चेस्ट कंप्रेशन कितनी गहराई तक होना चाहिए। देखिए, पहला है क्या, 1 से 2 सेंटीमीटर, दूसरा है 3 से 4 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर और 7 से 8 सेंटीमीटर। अभी हम क्या बताएं, चेस्ट कंप्रेशन जो है कि 5 से 6 सेंटीमीटर करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 5 से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न संख्या 3 है, ये प्रश्न का जवाब जो है कि आपको खुद देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि हम समझें कि हमने जो बताया उससे रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं, जो हमारे स्टूडेंट है वो समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जो देखिए प्रश्न संख्या 3 के हम लोग पढ़ते हैं, एडल्ट में सीपीआर करते समय कंप्रेशन और ब्रीदिंग का रेशियो क्या है। तो अभी हम बताए थे आपको, आशा करते हैं आपको याद होगा, आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे, तो वो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए, ये सारी ऑप्शन है, तो इसका आंसर आप लोग प्रश्न संख्या 3 का कमेंट करेंगे। ठीक है, तब हम जो कमेंट करेंगे उसका सही उत्तर को हम हार्ट दे देंगे। ठीक है, हार्ट कर। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, आर्टेरियल ब्लीडिंग का रंग कैसा होता है। मतलब जो आर्टरी होता है उसमें जब ब्लीड करता है उस पर रंग कैसा होता है, आर्टरी में ब्लीडिंग का रंग कैसा होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, डार्क रेड, ब्राइट है, पिंक, स्लो। तो इस ऑब्वियस बात है ब्राइट रेड होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ब्राइट रेड। और जो आर्टरी में जो है कि एक बात और बता दो, उसमें फ्लो होता है, उसमें प्रेशर होता है। आर्च ऑफ आयोटा से जब ब्लड निकलता है तो उसमें जो एल बी है, ये बहुत डीप की बात है, वहाँ से प्रेशर में फेंकता है पूरा बॉडी में ब्लड। तो वो सब आर्टरी में जो है कि पूरा प्रेशर होता है। अगर आप कहीं पे प्रिक हो जाएगा एकदम, आपको फ्लो दिखेगा एकदम ज़्यादा करके, मतलब आप उसको रोक नहीं पाएंगे, इस तरह का होता है ना। आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आपको याद रखना है कि आर्टरी का जो ब्लड होता है उसका रेड होता है ना, ब्राइट रेड होता है, और उसका जो है कि प्रेशर से फ्लो आता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, है ना।
प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखेंगे। शौक का सबसे पहला लक्षण कौन सा होता है? देखिए, हाइपोटेंशन, रेस्टलेसनेस है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, साइरोसिस। तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। हाइपोटेंशन जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है ना, बीपी 120/80 होता है, आप सभी को पता होगा, mmHg, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, लेकिन ये हाइपोटेंशन में क्या होता है, हमारा बीपी जो का प्रेशर हो जाता है, कम हो जाता है, 90/50, 60, 80/40 इस तरह का हो जाता है हाइपोटेंशन में, ठीक है ना। जो सिस्टोलिक डिस्टोलिक बीपी जो है दोनों घट जाता है, उसको हम उस कंडीशन को हाइपोटेंशन बोलते हैं, मतलब बीपी को कम हो जाना हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब रेस्टलेसनेस का होता है पूरा एकदम रेस्टलेसनेस है, ड्रोजी है, एकदम लगेगा माउथ उसका ड्राई है, कुछ मतलब वीकनेस जैसा लगेगा, ठीक है। अब कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब वो डिसोरिएंटेड है, मतलब उसको जब पूछेंगे नाम क्या है, नाम नहीं बता रहा है, वो मतलब अपना नाम नहीं बता रही, कौन जगह पे है वो व्यक्ति वो भी नहीं बता पा रहा है, उसका जो बॉडी का मूवमेंट है वो सारा एकदम वीक हो गया है, अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है, उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल था, जो एक्टिव था, बोल रहा था, चल रहा था, वो कम हो गया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बोलेंगे, ठीक है, उस तरह के कंडीशन को। साइनोसिस का मतलब क्या होता है, जो हमारा बॉडी में कोई भी पार्ट होता है जहाँ पे मतलब कि आप जैसे आर्टरी हो गया है ना, तो वो आर्टरी बंद हो गया, आगे का ऑर्गन जो है कि वो यहाँ पे जैसे बंद हो गया, इधर का जो मसल्स है यहाँ पे इसका ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा है, तो इस तरह यहाँ का जो टिश्यू होगा इसमें ब्लूइश कलर हो, मतलब ब्लू कलर हो जाएगा आपको। तो इस तरह का कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, साइनोसिस। तो इसका आंसर क्या होगा, हम मुद्दे पे आते हैं। इसका आंसर क्या होता है, तो शॉक का सबसे पहला लक्षण क्या दिखेगा, रेस्टलेसनेस होगा, एकदम ड्रोजी तरह का लगेगा, जैसा बताया अभी, ठीक है। अब हम प्रश्न क्या देखते हैं, 6 में क्या बोलता है, बर्न में रूल ऑफ 9 किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या बोलता है, बर्न्स में रूल ऑफ 9 किसके लिए प्रयोग किया जाता है, डिग्री ऑफ बर्न, परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस बर्न, या टाइप्स ऑफ बर्न, या डेप्थ ऑफ बर्न। तो देखिए उसमें हम लोग किस रूल ऑफ 9 किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो बॉडी में कितना परसेंटेज एरिया मतलब बर्न हुआ है, जल गया है, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस बर्न। तो इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे, एक इमेज है ना, उसका क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग कैसे परसेंटेज करते हैं, ये पूरा बॉडी है, इसमें कौन सा भाग कितना परसेंट जल गया, तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके ही द्वारा डिसाइड करते हैं, परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस बर्न, है ना, रूल ऑफ 9। तो देखिए ये हमारा फेस जल गया, तो इसमें कितना परसेंट देंगे, 9% देंगे। हमारा जो बॉडी का जो चेस्ट है और एब्डोमेन एरिया है, अगर फ्रंट में, मतलब फ्रंट में अगर जल गया तो उसको कितना परसेंट, 80% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब बैक में जल गया तो फिर उसमें भी 18% कैलकुलेट करेंगे। और दोनों हाथ में, प्रत्येक हाथ में 9% हम लोग देते हैं, ठीक है। अब आते हैं नीचे, हमारा जो लेग है, पैर है, उसमें हम लोग 18% जो हमारा पेरिनियम एरिया है यहाँ पे 1% देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पेरिनियम एरिया में कितना परसेंटेज हम लोग काउंट करते हैं, तो हम लोग 1% लिखेंगे, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 7 में क्या बोलता है, फ्रैक्चर पेशेंट में फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न का जवाब जो है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, तो हम वहाँ पे हार्ट दे देंगे, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा इसका सही उत्तर क्या है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 8 में क्या है, स्नेक बाइट में क्या करना चाहिए, कि बाइट जो जहाँ पे स्नेक बाइट किया है वहाँ पे चाकू से काटना चाहिए, या टूर्निकेट से एकदम टाइट बांधना चाहिए, क्या बोलते हैं, इमोबलाइज करके तुरंत हॉस्पिटल भेजना चाहिए, पेशेंट को दौड़ाना चाहिए। देखिए ये सब तो बिल्कुल नहीं करेंगे, पेशेंट को दौड़ाना नहीं है। जो जहाँ पे बाइट हुआ, जहाँ पे स्नेक बाइट किया, काट लिए है जिस जगह पे, उस जगह को एकदम चाकू से नहीं काटना है, ब्लीडिंग होने लगेगा, ठीक है। जो टूर्निकेट है उससे टाइट नहीं बांधना। तो करना क्या है, सबसे पहले जिस व्यक्ति को बाइट किया है उसको हम लोग आराम से बैठाएंगे, ठीक है, और जल्दी से कोशिश करेंगे तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचा देना, नज़दीकी अस्पताल जो आपके एरिया में है।
और लेकिन आपको उस पेशेंट को बोलना है घबराने के लिए नहीं, नहीं बॉडी एक्टिविटी करना है ज़्यादा एकदम से कि भाई हमको सांप काट ले, एकदम बेचैन हो गए। तो उस तरह के कंडीशन में आपको एकदम अस्थिर से पेशेंट को रखना है, नहीं उसका कोई बॉडी मूवमेंट नहीं करना, नहीं दौड़ाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9 में जो है क्या बोलते हैं, जो चोकिंग में फर्स्ट एड क्या होता है? ऑक्सीजन देना चाहिए, हेल्मिक मैनवर जो होता है वो करना चाहिए, बेड रेस्ट देना चाहिए, एंटीबायोटिक्स देना चाहिए। तो इसका क्या है? हेल्मिक मैनवर देना चाहिए। ठीक है। इसमें अगर इमेज मिलेगा तो हम इमेज दिखाएंगे आपको। ठीक है, हेल्मिक मैनवर कैसे देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 10। ठीक है। पॉइजनिंग में सबसे पहले कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम तो पॉइजनिंग सोर्स को हटा देना चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11। इसमें क्या है? हीट स्ट्रोक का मुख्य लक्षण क्या है? त्वचा जो है स्किन है उसका ठंडा हो जाना, पसीना आना, या शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाना, या शरीर का तापमान घट जाना। तो इसका लक्षण क्या होगा? तो हीट स्ट्रोक में आपका जो हमारा बॉडी होता है ना, उसका टेम्परेचर जो है ना एकदम से बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना, तो उसमें हीट स्ट्रोक का लक्षण होता है। इसका आंसर होगा जो शरीर का तापमान है बहुत बढ़ना। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 12। जो नोज ब्लीडिंग होता है, जो नाक से ब्लीडिंग होता है, जिसको हम लोग एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, उसमें फर्स्ट एड क्या होगा? मतलब आप पहला उपचार क्या करेंगे? जब नाक से ब्लीडिंग आएगा तो हम लोग पहला उपचार क्या करेंगे? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाक से ब्लीडिंग आना, ये टर्म है एपिस्टेक्सिस, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। सिर को पीछे झुकाना, सिर आगे झुकाना, लेटा देना, नाक को दबाना नहीं। देखिए इसमें इसका आंसर होगा सिर को आगे झुका देना। ठीक है। इसमें एक इमेज है, उससे रिलेटेड आपको दिखाते हैं। फर्स्ट एड टू स्टॉप ब्लीडिंग इफ नोज ब्लीड इन चिल्ड्रेन। तो देखिए ये जो है सही तरीका क्या है। यहाँ पे जो एक बच्चा है आप देख रहे हैं, ये प्रेशर किया हुआ नाक को, सबसे पहले नाक को आगे की तरफ झुका दें, मतलब गर्दन को आगे की तरफ झुका दिए और अपने नाक को एक हाथ से उसको बंद करके रखना, प्रेस करके। ठीक है। तो ये सही तरीका आपको इसी तरह का करना, ना कि ऊपर करके एकदम गर्दन ये कर दिए, ब्लीडिंग कर रहा है और बार बार अपने बॉडी से टच कर रहे हैं। इस तरह का हम लोग को नहीं करना है ना। तो जो सही तरीका है, गर्दन को आगे की तरफ झुकाएं, उसके बाद उसको प्रेस करके रखें। ठीक है। फर्स्ट एड में यही करना है। अब देखिए हम लोग क्या है, प्रश्न संख्या देखते हैं 13। जो फॉरेस्ट बाइट है किस कंडीशन में होता है? अत्यधिक गर्मी में, अत्यधिक ठंडे में, इन्फेक्शन से, या शॉक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक ठंडे में। ठीक है। हम लोग प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। इलेक्ट्रिक शॉक के पेशेंट को छूने से पहले क्या करना चाहिए? बहुत सा कॉमन सेंस वाली बात है। ये पेशेंट को पकड़ के खींचना चाहिए, ये तो कभी नहीं करना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। और इलेक्ट्रिक सोर्स को बंद करना चाहिए, CPR शुरू करना, ऑक्सीजन। तो क्या करना चाहिए? जहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है तो उस जगह को बंद कर देना चाहिए। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। बर्न पेशेंट में सबसे पहला कदम क्या करना चाहिए? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम लोग बर्न से रिलेटेड आगे पढ़े हैं कि बॉडी सरफेस एरिया में कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो परसेंटेज कैसे देते हैं। तो इसमें देखिए क्या करना चाहिए। जो बर्न पेशेंट है, आपको पेन किलर नहीं देना है, कोल्ड वाटर वाश और एंटीबायोटिक्स और ड्रेसिंग, ये सब तो बात की बात है। तो हम लोग करना क्या है, पहले ठंडे पानी से वॉश करना है। ठीक है ना। आप अगर घर में कोई है या कहीं अगल बगल में आपके रिलेटिव में कोई किसी को इस तरह का हो गया तो उसको ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट प्राइमरी केयर है ना। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि ये आज का टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। हम थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं कि अगर आपको कोई टर्म उसमें पता नहीं होगा तो पता हो जाए, है ना। इससे रिलेटेड आपको प्रश्न समझ में आए तब ना उसका आंसर दे पाएंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमारे जो प्लेलिस्ट में NM नर्सिंग MCQ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, वो आप उसको देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है। चलिए सेकंड प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। हेड इंजरी में सबसे पहला कदम जो क्या करना चाहिए?
क्या बोलता है, हेड इंजरी में सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए, ठीक है। तो रिस्पायरेशन, टेम्परेचर, ब्लड शुगर, पल्स। तो ऑब्वियस बात है एयरवे को देखना चाहिए, एयरवे ठीक है कि नहीं। बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पल्स तो बात की बात है। पहले हमारा अगर एयरवे कंडीशन सही है, मतलब रिस्पायरेशन सही है, तो सब सही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। 17 में क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट को सबसे पहले क्या देना चाहिए। इंसुलिन, इंसुलिन को देंगे भाई, ग्लूकोज, वाटर, एंटीबायोटिक्स। देखिए एंटीबायोटिक्स तो नहीं देंगे, ये तो इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। वाटर क्यों देंगे, है ना, डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। तो इसमें बोलता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स आप समझिए हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स क्या होता है। जो हमारा ब्लड शुगर है, मतलब जो नॉर्मल ब्लड शुगर है, नॉर्मल ब्लड शुगर है 90 to 100 mg/dl होता है, मतलब भूखे पेट में, ठीक है। या आपका जो है कि 120/170 200 अप्रॉक्स जो खाने के बाद जो होता है नॉर्मल शुगर लेवल, ठीक है। जो शुगर लेवल कम हो जाता है नॉर्मल लेवल से, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब बॉडी में जो ग्लूकोज की कमी है वो कम हो गया। तो हम लोग अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी कम हो गया तो क्या देंगे, तो ग्लूकोज देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्लूकोज होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 18। जो ड्राइंग पेशेंट होता है, जो पेशेंट में सबसे पहले क्या करना चाहिए। प्रश्न संख्या हम लोग 18 देखेंगे। ड्राइंग पेशेंट में सबसे पहला क्या करना चाहिए। सीपीआर देना चाहिए, ऑक्सीजन देना चाहिए, बेड रेस्ट देना चाहिए और एक्सरे देख करना चाहिए। तो सबसे पहला कदम तो उसको बेड रेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। जो हमारे पास फर्स्ट एड के लिए जो हो सकता है फर्स्ट कदम वही उठाएंगे, ठीक है। चलिए हम प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। 19 में क्या बोल रहा है, नॉर्मल एडल्ट में रिस्पायरेशन रेट कितना होता है। फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। इसका जो है कि आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपने सही जवाब देंगे तो हम उस पर हट दे देंगे, ठीक है। आप समझ जाएंगे कि ये प्रश्न इसका उत्तर ये होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 20 लास्ट में क्या है कि किसी भी फर्स्ट एड का मेन उद्देश्य क्या होता है। क्योंकि आज का मेरा जो क्लास हुआ, हम लोग क्लास हुआ फर्स्ट एड से रिलेटेड हुआ है ना, तो इसीलिए बनता है कि हम जो इतना फर्स्ट एड दे रहे हैं, स्नेक बाइट हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया में हो गया, या बर्न पेशेंट में हो गया, ये सारा कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए। तो इसका सब कंडीशन का क्या मेन उद्देश्य है कि रोगी का इलाज करना होता है। फर्स्ट इसमें देखिए ऑप्शन है, रोगी का इलाज करना होता है, या रोगी को हॉस्पिटल भेजना होता है, या ऑपरेशन कराना होता है, या परमानेंट ट्रीटमेंट देना होता है। तो देखिए परमानेंट ट्रीटमेंट तो बात की बात हो गया, ऑपरेशन भी सेकेंडरी ऑप्शन हो गया बाद में। सबसे पहले जो आप इसमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इलाज पूरा करना, तो वो बाद में सबसे पहले तो आप उसको एक सही जगह तो पहुंचा दिए जहाँ पे इलाज शुरू हो सके, तब ना इलाज पूरा होगा। तो क्या करना है यहाँ पे, मेन जो उद्देश्य होता है रोगी को हॉस्पिटल भेजना, ठीक है। किसी तरह से आप उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दीजिए, उसको किसी तरह से उसको हॉस्पिटल भेज दीजिए ताकि वो वहाँ पे रिकवरी कर सके। तो फ्रेंड्स मैं जानना चाहूँगा आज का क्लास कैसा लगा आपको। अगर आपको ये वीडियो लॉन्ग हुआ है, वीडियो में जो है कि बहुत ज़्यादा प्रश्न का डिटेल में बताया गया, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग कमेंट करिए और उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करें, अगर नए चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।